Hello and welcome you all in your geography class. It's Deepak Tiwari, your teacher, here with a topic which is water resources. In this topic, we will be discussing about the sources of water as well as the different methods of irrigations. Let me start the topic water resources. Now, water. What is water? Generally, in chemical form, water is H2O, and as we know, the India is an agricultural country. भारत एक क्या है? Agricultural country है and developing nations है. So that the industries develop कर रही हैं and as well as the water is used in industrial purposes as well. If you talk about the domestic purposes or the domestic use, we know that India is the second most populous country in the world. So the requirement of water is rapidly increasing. After the green revolution के बाद क्या हुआ कि जो वाटर की सप्लाई है वो तो लिमिटेड है, लेकिन एग्रीकल्चरल यूज के लिए हमें उस वाटर को एडिक्वेट अमाउंट में फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द ग्रेन्स, ठीक है, फूड्स के प्रोडक्शन के लिए इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती ही चली जा रही है. बट इफ यू टॉक अबाउट इंडिया एंड द वर्ल्ड, if you compare the percentage of water available in India, that is only the 4% of water is available in India in a form of lakes, rivers, ponds, reservoirs, ठीक है. और तो पूरे वर्ल्ड का 4% वाटर इंडिया में अवेलेबल है. तो इसके बाद हम ये भी जानते हैं कि बेसिकली द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज जनरली बेस्ड इन इंडिया इन अ फॉर्म ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन्स. सो मॉनसून सीजन्स के ऊपर, मॉनसून सीजन्स के लिए और उसके ऊपर जो वाटर रेनफॉल में के थ्रू आ रहा है उसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा निर्भर है, डिपेंडेंट है. और हमारी एग्रीकल्चर भी उसी के ऊपर, यानी 60% ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड और फुलफिल्ड, द डिमांड ऑफ वाटर इज फुलफिल्ड बाय द रेनफॉल, ठीक है, जो कि मॉनसून सीजन में होता है. बट अब देखा ये गया है कि कभी कभार मॉनसून पहले ही आ गया या कभी कभी देर में हो गया. तो मॉनसून का जो एक फिक्स टाइमिंग नहीं है, वो कभी आगे आ जाता है कभी पीछे आता है, जिसकी वजह से क्रॉप फेलियर भी देखने को मिला है और शॉर्टेज ऑफ वाटर भी देखने को मिली है. इन सारे मुद्दों से अलग हटके हम बात करते हैं तो व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वाटर अवेलेबल इन इंडिया. कितने सोर्सेज ऑफ वाटर की अवेलेबिलिटी है इंडिया में? तो फर्स्ट वन है सोर्सेज ऑफ वाटर में द सरफेस वाटर, the second is groundwater, and the third one is lagoons and backwater. These are the basically three main sources of water in India. So let me talk about surface water. What is surface water? जैसे समझ में ये आ रहा होगा कि जो अर्थ के सरफेस पे हो उसी को सरफेस वाटर कहते हैं. So the water available on the surface of earth in the form of rivers, lakes and ponds and reservoirs. तो वाटर जो अवेलेबल है अर्थ के सरफेस को पे, उसी को हम सरफेस वाटर कहते हैं. और मोस्ट ऑफ द रेनफॉल रिसीव्स इज प्रेजेंट इन अ फॉर्म ऑफ सरफेस वाटर. तो भारत में, इंडिया में जो बारिश होती है, जो रेनफॉल होती है, तो उस रेनफॉल हुई, जो रेनफॉल से वाटर आया वो इन्हीं यानी रिवर्स, लेक्स और पॉन्ड्स के रूप में सरफेस वाटर के तौर पर हमको अवेलेबल होता है. मेजर रिवर्स जैसे गंगा हो गई या ब्रह्मपुत्र सप्लाई अबाउट 60% ऑफ सरफेस वाटर इन इंडिया. तो पूरे भारत में, पूरे इंडिया में गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां जो हैं ये 60% सरफेस वाटर प्रोवाइड करती हैं. क्योंकि इसके बाद देखा, इसके बाद इसी में से आपके लेक्स आ जाती हैं या इन्हीं के बाद इसमें आपकी कैनाल्स आ जाती हैं. सो वी हैव डिवाइडेड द रिवर्स इन टू फॉर्म्स, द पेरिनियल रिवर एंड द पेनिनसुलर रिवर. तो रिवर इज ऑफ टू टाइप्स. तो पेरिनियल रिवर की बात करते हैं, द अवेलेबल वाटर इज अवेलेबल, वाटर इज अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर, यानी कि ऐसी नदियां जिसमें पानी पूरे साल भर मौजूद रहता हो. अब ऐसी नदियां कहाँ से निकलती है? रिवर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम हिमालयाज रीजन. तो ऐसी रिवर्स जो हिमालयाज के क्षेत्रों से निकलती है, जैसे गंगा हो गई, यमुना हो गई, ठीक है, रावी, सतलुज, झेलम, ये सारी नदियां कहाँ से निकलती है? हिमालय से निकलती हैं. तो ऐसी रिवर्स है जिसमें पेरिनियल रिवर्स उनको कहा गया, क्योंकि द वाटर इज अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर इसमें पानी रहता है. और ये नदियां जहां जहां से होके बहती हैं, इट प्रोवाइड्स द मोस्ट फर्टाइल लैंड. जैसे अगर आप इंडो गैंगटिक प्लेन्स की बात करते हैं तो जिसमें आपका हरियाणा के पिच इधर के भाग आ जाएंगे, और उसके बाद फिर आपके नॉर्दर्न इंडिया में जैसे कि इलाहाबाद की हम बात कर लेते हैं, प्रयागराज की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश का पूरा रीजन, बिहार का पूरा रीजन, ये सारा का सारा रीजन जो है इंडो गैंगटिक फर्टाइल प्लेस में आ जाता है, जो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बहुत ही अच्छी होती है. देन द सेकंड टाइप ऑफ रिवर इज पेनिनसुलर रिवर. तो पेनिनसुलर रिवर वो रिवर है जिसमें पूरे साल भर पानी नहीं रहता है. बेसिकली दीज रिवर्स आर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन द मॉनसून एंड द रेनफॉल विच फ्रॉम द मॉनसून. तो मॉनसून सीजन में जो रेनफॉल होती है, बेसिकली दीज रिवर्स आर डिपेंडेंट ऑन देम. तो थ्रू आउट द ईयर द वाटर इज नॉट अवेलेबल.
ठीक है, तो वाटर इसमें अधिकतर अवेलेबल नहीं रहते। जैसे हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र में बहने वाली नदियाँ, अगर हम बात कर लेते हैं चलिए उधर नर्मदा की, कावेरी की, तो ये कुछ ऐसी नदियाँ जो पेनिनसुलर रीजन्स में आती, पेनिनसुलर रीजन्स में आती है, इनको पेनिनसुलर रिवर्स कहते हैं क्योंकि पूरे साल भर इसमें पानी अवेलेबल नहीं रहता है, बेसिकली डिपेंडेंट ऑन द मानसून सीजन। द सेकंड सोर्स ऑफ वाटर इज द ग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड वाटर यानी कि जो अर्थ के सरफेस के बिलो हो, नीचे हो, उनको हम ग्राउंड वाटर्स कहते हैं। तो वाटर विच इज प्रेजेंट बिलो द अर्थ सरफेस इज ग्राउंड वाटर। तो वाटर जो कि अर्थ के सरफेस के नीचे आपको मौजूद मिले वो आपका ग्राउंड वाटर है। एंड द मेन सोर्स ऑफ इज द वाटर ऑफ रेनफॉल दैट सीप्स थ्रू द क्रैक्स इनटू द ग्राउंड। और मेन सोर्स क्या है इस ग्राउंड वाटर का, ये जो रेनफॉल होती है और उस रेनफॉल का जो वाटर है वो अर्थ सीप कर लेता है, सॉइल के माध्यम से सीप कर लेता है और वो जाके ग्राउंड वाटर बन जाता है, यानी अब्जॉर्प्शन हो जाता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर इज वेरी अनइवन इन इंडिया। सो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ग्राउंड वाटर का ये बहुत ही अनइवन है, क्योंकि आपको पता होगा कि इंडिया इतना बड़ा देश है और यहाँ पे जो मानसून की अवेलेबिलिटी है वो अलग अलग समय में होती है, कहीं पे ज़्यादा बारिश होती है, कहीं पे कम बारिश होती है। सो इस केस में बात देखें तो जैसे हम मौसिनराम की बात करते हैं, मेघालय की बात कर रहे हैं जहाँ पे मौसिनराम है, तो वहाँ पर 1000 सेंटीमीटर आपकी बारिश हो जाती है मानसून सीजन में डेली। बट कई कुछ ऐसे भी क्षेत्र जहाँ पे 25% 25% ऑफ वाटर की रेनफॉल होती है थ्रू आउट द सीजन, पूरे मानसून सीजन में, जैसे राजस्थान हो गया। सो दैट्स व्हाई इट इज द रीजन दैट देयर इज अ अनइवन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। तो एंड 60% ऑफ द ग्राउंड वाटर इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर। और आपको पता है कि पूरे भारत में जो 60% ऑफ ग्राउंड वाटर है वो एग्रीकल्चर के लिए, प्रैक्टिसेस के लिए यूज होता है। Now the third source of water is lagoons and backwater। तो lagoons क्या है, यानी खारे पानी की झील। Basically it is a lake और a झील, उनको झील बोला गया और वो भी खारे पानी की। और खारा पानी कहाँ पे होता है, ओशियन या सीज में। अब देखें कि इंडिया कवर्स ऑलमोस्ट 6000 किलोमीटर्स ऑफ कोस्ट लाइन। ठीक है, अगर आप वहाँ गुजरात से देखें और उसके बाद आप वेस्ट बंगाल तक देखें, पूरे साउथ रीजन को कवर करते हुए, तो इट ऑलमोस्ट 6000 के ऊपर की इनकी कोस्ट लाइन्स है, उसके ऊपर की। सो वहां से जो लेक्स ओरिजिनेट हुए उनको हमने क्या बोला, लेगून्स लेक्स बोला। तो लेगून्स लेक्स सर्व एज अ सरफेस वाटर, ये भी एक सरफेस वाटर का ही रिसोर्स है, बट जो क्वालिटी है ऑफ वाटर इज जनरली ब्रैकिश मींस सॉल्टी इन नेचर। तो जो ये वाटर है ये सॉल्टी इन नेचर है, तो इसमें सारी क्रॉप्स इसीलिए हम उगा नहीं सकते, इसमें डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए यूज नहीं कर सकते, इंडस्ट्रियल यूज इसका नहीं कर सकते, बट हम कुछ पैडी क्रॉप्स को उगाने के लिए इन वाटर का यूज कर सकते हैं। तो द रीजन्स हैविंग द लेगून्स और द ब्रैकवाटर इज केरला, ओडिशा। तो केरला एंड ओडिशा, आपको पता होगा ओडिशा में एक झील है, उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, लिख के रखिएगा, टाइप रखिएगा कि विच लेगून लेक इज द लार्जेस्ट लेक इन ओडिशा। ओडिशा में सबसे बड़ी झील कौन सी है लेगून वाटर की, या यूं है तो आपके पूरे एशिया की सबसे बड़ी कौन सी लेगून की झील। नाउ व्हाट इज इरिगेशन? इरिगेशन यानी सिंचाई। इरिगेशन क्या होता है? द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप बाय आर्टिफिशियल मेजर्स लाइक कैनल्स, ट्यूबवेल्स, लेक्स एंड वेल्स। यानी कि अगर आपके रेनफॉल में कमी है, अगर आपकी रेनफॉल में कमी है, मानसून के सीजन में एडिक्वेट अमाउंट में वाटर अवेलेबल नहीं है फॉर द इरिगेशन, फॉर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, देन हम आर्टिफिशियल मेजर्स का यूज करते हैं, आर्टिफिशियल तरीकों का यूज करते हैं उन क्रॉप्स को इरिगेट करने के लिए, सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए, जिसको हम इरिगेशन बोलते हैं, और इनके द्वारा कैनल्स, ट्यूबवेल्स, लेक्स के माध्यम से। ठीक है, नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इरिगेशन? तो आखिर ये इरिगेशन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? तो एग्रीकल्चरल कंट्री, बिकॉज इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री एंड हाफ ऑफ द लैंड एरिया इज कवर्ड फॉर एग्रीकल्चर अंडर एरेबल लैंड। इसमें आधा जो एरिया है इंडिया का उसमें एग्रीकल्चर होती है, कल्टीवेशन के लिए यूज होता है। सो वाटर इज द ओनली वेज। तो अब उस इरिगेशन को पूरा करने के लिए, फुलफिल करने के लिए, उस पूरे पोटेंशियल से एग्रीकल्चरल सेक्टर को चलने के लिए वाटर की अवेलेबिलिटी एडिक्वेट अमाउंट में होना जरूरी है। सो वाटर इज नॉट ऑल, बट अगर देखा जाए तो अवेलेबिलिटी जरूरी है, सप्लाई ऑफ वाटर लगातार जरूरी है उन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को करने के लिए, बट वाटर इज नॉट अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर। क्यों? क्योंकि मानसून इधर जून से सितंबर तक आता है। देन एफिशिएंट, बट द एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड। लेकिन जो वाटर जो रिक्वायर्ड वो एफिशिएंट अमाउंट में चाहिए, क्योंकि लगातार एग्रीकल्चर हमको करना ही है। सो इसलिए ये इंपॉर्टेंस है इरिगेशन। सो व्हाई वी नीड इरिगेशन इन इंडिया? इंडिया में इरिगेशन की जरूरत कैसे? बिकॉज ऑफ
इंडिया हैज अनइवन एंड अनसर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। जो रेनफॉल है वो अनइवन है, अनडिस्ट्रीब्यूटिव है, ठीक है, क्योंकि कहीं पर बारिश ज़्यादा होती है, कहीं पे बारिश कम होती है, कहीं मानसून जल्दी आता है, कहीं मानसून पिछड़ जाता है, देर में आता है, ठीक है, तो उसका स्पैन ऊपर नीचे होता रहता है, कभी ज़्यादा बारिश के लिए हो गया, कभी कम बारिश के लिए गया। तो बेसिकली जो इंडिया में रेनफॉल होता है विच इज़ फॉर द साउथ वेस्ट मानसून इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 90% ऑफ द रेनफॉल इन इंडिया। जो साउथ वेस्ट की तरफ से आता हुआ मानसून है वो इंडिया में 90% रेनफॉल करवाता है थ्रू आउट द होल नेशन और अ कंट्री, ठीक है। बट कभी कभार क्या होता है कि प्रेशर कम या ज़्यादा होने से, ठीक है, ये जो कोस्टल लाइन है आपकी साउथ वेस्ट की, वहाँ पे प्रेशर कम या ज़्यादा होने से ये मानसून पिछड़ भी जाता है, तो उसका नुकसान ये होता है कि वाटर की सप्लाई एडिक्वेट अमाउंट में फॉर अ राइट टाइम नहीं हो पाती एंड द क्रॉप रिजल्ट्स फेलियर। देन वेयर वेरिएशन ऑफ द स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि रेनफॉल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी अनइवन है। मौसम रात की बात करता हूँ, मेघालय की दैट रिसीव्स 1000 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल पर ईयर, बट वेयर इज टॉक अबाउट द राजस्थान द थार डेजर्ट, तो उस केस में क्या होता है कि इट रिसीव्स रेनफॉल जस्ट ओनली 25 सेंटीमीटर पर ईयर और थ्रू आउट ईयर, सो देयर इज अ स्पेशल अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। Then the rainfall is restricted from June to September in India। जो 4 महीना, जो 4 मंथ्स है, जून टू सितंबर, केवल इतने ही पीरियड में मानसून की रेनफॉल्स होती है। तो बाकी के महीनों में 8 महीनों में क्या, देयर इज अ स्कैरसिटी ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वाटर की कमी हो जाती है। देन उस समय हम कैसे कल्टीवेशन करेंगे, हमें पानी की सप्लाई की जरूरत है, तो हम कौन से मेजर लेके आएंगे। देन there we use the artificial means, that is irrigation, the method of irrigation। then रेनफॉल ड्यूरिंग द 4 months इज टोरेंशियल, तो कभी हुई कभी नहीं हुई, यानी क्या होता है कि टोरेंशियल का मतलब है कंटिन्यूअस मैनर में 4 महीना तो खूब बारिश होगी। तो उस समय में क्या होता है कि जो आपकी अर्थ है उसकी भी कुछ कैपेबिलिटी है, कितना अमाउंट ऑफ वाटर वो अपने सॉइल के थ्रू वो रिसीव कर सकती है और अब्जॉर्ब करती है अंडरग्राउंड। बट बिकॉज ऑफ द रेन इज टोरेंशियल ड्यूरिंग दीज 4 months, तो उसका ये मतलब होता है कि वो उसको सॉइल को उतना टाइम नहीं मिल पाता है कि वो सारा वाटर को अब्सॉर्ब कर सके एंड रिचार्ज इन द ग्राउंड वाटर। तो मोस्ट ऑफ द वाटर वाज फ्लो अवे, तो अधिकतर जो पानी है वो क्या होता है कि वो बह जाता है और वो नदियों के माध्यम से कहीं चला जाता है, समुद्र में चला जाता है। सो द क्रॉप सच एज राइस, सुगर केन, जूट, कॉटन नीड मोर वाटर। और एक और रीजन है कि क्यों हमें इरिगेशन की जरूरत है, क्योंकि कुछ क्रॉप जैसे राइस हो गया, सुगर कॉर्न हो गया, जूट हो गया, कॉटन हो गया, इनको बहुत ज्यादा वाटर चाहिए, ठीक है, तैयार होने के लिए, ठीक है। तो दिस वे हेंस इरिगेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट और प्रोडक्शन फॉर दीज क्रॉप्स। नाउ वी नो दैट इंडिया इज अ कंट्री हैविंग पॉपुलेशन इंक्रीजिंग रैपिडली, तो जिसकी पॉपुलेशन बहुत जल्दी रैपिडली इंक्रीज कर रही है, और जो पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी तो क्या होगा, एग्रीकल्चर भी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि उनकी जो सप्लाई है फॉर फूड उसको प्रोवाइड करने के लिए एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस ज़्यादा करनी पड़ेगी, और जब प्रैक्टिसेस ज़्यादा करनी पड़ेगी तो फूड का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। लेकिन इस फूड के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इरिगेशन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि केवल 4 महीने के पानी की रेनफॉल की अवेलेबिलिटी से हम पूरे साल भर के एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हैं। दैट्स वी नीड और द इम्पोर्टेंस ऑफ इरिगेशन इन इंडिया। मेथड ऑफ इरिगेशन, जनरली there are the 2 methods of irrigation। the first one is primitive method, जिसको हम बहुत सालों से या स्टार्टिंग से ही यूज करते आ रहे हैं, वो primitive method है, और the second method है irrigation का, वो है modern method। so today we will be discussing about the primitive method। हम पुराने मेथड जो आज भी यूज करते आ रहे हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। then the primitive method, there is a canal irrigation, tank irrigation and wells। these are the 3 means of irrigation which are the primitive ones we are using today। canal method or canal irrigation is the 2 types। there are the 2 types of canals dug in India, the inundant canals and the perennial canals। then for the wells there is a surface well and the tube wells, ठीक है। then canal irrigation, what is canal irrigation, ठीक है, generally it covers 40% of the irrigated area, ठीक है, और इरिगेटेड लैंड। तो जितना भी इरिगेशन हो रहा है डिफरेंट सोर्सेज से, उसका 40% केवल कैनाल्स से इरिगेट किया जाता है इंडिया में। देन मोर प्रिवलेंट इन नॉर्दर्न पार्ट, जनरली नॉर्दर्न एरिया, जो नॉर्दर्न पार्ट है हमारे इंडिया का, उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, प्रिवलेंट है। यहाँ पर क्यों, क्योंकि उसका कारण है कि यहाँ पर पेरिनियल रिवर्स बहा करती हैं, फ्लो होती हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स की हम बात कर रहे हैं,
जैसे कि हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, इन सब, और वेस्ट बंगाल की अगर बात कर लेते हैं तो इधर पेरिनियल रिवर्स बहते हैं, यानी थ्रू आउट द ईयर यहाँ पर रिवर्स में पानी अवेलेबल होता है। देन What are the conditions required for the digging canals? कैनाल्स को डग करने के लिए कौन कौन सी इरिगेशन रिक्वायरमेंट है? पहला तो होना चाहिए फ्लैट लैंड। सपोज अगर लैंड फ्लैट नहीं होगा तो आपकी कैनाल कैसे बहेगी? सपोज द लैंड इज लाइक दैट, then how it is possible that the water in a canal can flow easily? No, the water doesn't flow easily for this kind of land. Then the land would be like that. ओके, लैंड क्या होनी चाहिए? फ्लैट होनी चाहिए, तब जाके जो कैनाल्स का वाटर है वो एक डायरेक्शन में मूव कर सकता है। देन द सेकंड रिक्वायरमेंट इज द सॉफ्ट सरफेस। द सरफेस शुड बी सॉफ्ट होना चाहिए, उसमें ग्रेवल्स नहीं होने चाहिए, उसमें रॉक्स नहीं होने चाहिए, ठीक है? क्योंकि जो सरफेस अगर आपका सॉफ्ट होगा तो आपका जो कैनाल्स है, आपको पता होगा कि कैनाल्स को बनाने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए उसमें कंक्रीट से आपको लेवलिंग करना पड़ता है, ठीक है? देन अगर सॉफ्ट सरफेस डग करना पड़ता है, तो अगर मान लीजिए सरफेस आपका रॉकी है तो उसको डग करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी और वो भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा। सो इट इज़ नॉट चीपर। सो वी नीड द सॉफ्ट सरफेस टू कंस्ट्रक्ट द कैनल। नाउ द थर्ड इज इम्पॉर्टेंट, द पेरिनियल सोर्स ऑफ वाटर इज अवेलेबल। तो वहां पर जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो पेरेनियल सोर्स से होनी चाहिए, यानी कि ऐसी रिवर्स जिसमें कि थ्रू आउट द ईयर वाटर की अवेलेबिलिटी हो। नाउ these are the conditions required to construct the canals. Now let me discuss about the inundant canals. About the inundant canals, वे क्या होती है canals? These canals are taken out from the rivers without एनी रेगुलेटिंग सिस्टम। तो ये कैनाल्स कुछ ऐसी होती है, रिवर्स से इनको जोड़ा जाता है, रिवर्स से इनको प्रोड्यूस किया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है बिना किसी रेगुलेटिंग सिस्टम के, यानी कोई भी बैराज नहीं होगा। यानी डैम्स हम कंस्ट्रक्ट करते हैं और उसके बाद जब नदियों से कैनल्स को जोड़ा जाता है, रिवर्स से कैनल्स को जोड़ा जाता है, तो उन कैनल्स में जो वाटर का फ्लो होता है उसको रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए उसमें बैराज बनाए जाते हैं। बट in this case there is no regulating system like barrage in these kind of canals. When there is a flood in the river, so जब भी कभी उन rivers में flood आएगी तब जाकर इन कैनल्स में पानी आएगा, अदरवाइज थ्रू आउट द ईयर वहां पे पानी नहीं आएगा, कैनल्स में पानी नहीं आएगा। यानी कि आप ऐसे समझेंगे कि एक रिवर है और उस रिवर के कुछ ऊपरी हिस्से में हमने इस कैनाल्स को डग आउट किया है, यानी कि जब तक उस रिवर में एक्सेस ऑफ वाटर नहीं होगा या फ्लड की सिचुएशन नहीं आएगी तो वाटर राइज नहीं करेगा, और जब वाटर राइज नहीं करेगा तो कैसे कैनाल में पानी आएगा? क्योंकि कैनाल जो कंस्ट्रक्ट की गई है वो अपर लेवल में की गई है। सो व्हेनेवर देयर इज अ फ्लड और एक्सेस ऑफ वाटर इन दैट रिवर्स, देन द कैनाल विल स्विच, तो कैनाल आगे बढ़ेगी, अदरवाइज देयर इज नो वाटर अवेलेबल इन कैनल्स। सो that's why hence they are dependent on rain. That's why this kind of canal, the inundant canals, are basically dependent on the rains. तो जब भी रेन होगा फ्लड की स्थिति बनेगी, एक्सेस ऑफ वाटर होगा, there will be we get the water from these canals for the irrigation in our land. Then what are the advantages? तो सबसे पहली बात है it's very cheap, बहुत ही सस्ता है, बहुत ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। Then very useful in controlling floods, तो फ्लड को कंट्रोल करने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि जब एक्सेस ऑफ वाटर होगा तो इन कैनाल्स से रिवर का जो वाटर है वो डिफरेंस आपके एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा फ्रॉम द लेवल्स। नाउ द डिसएडवांटेजेस, तो पहली बात तो क्या, अनसर्टेन सप्लाई है। मैंने बताया जब भी केवल बाढ़ आएगी, एक्सेस ऑफ वाटर होगा तभी वाटर अवेलेबल होगा, इसीलिए अनसर्टेनिटी है वाटर की अवेलेबिलिटी में। देन यूजफुल ड्यूरिंग फ्लड्स, फ्लड्स में यूजफुल तो है, ठीक है, यूजफुल ड्यूरिंग फ्लड्स, केवल ओनली यूजफुल ड्यूरिंग फ्लड्स, केवल फ्लड के ही टाइम पर यूजफुल है, आइदर फिर ये यूजफुल है ही नहीं। जब सूखा पड़ा है रिवर में तो पानी कहाँ से आएगा कैनाल में। देन ओनली लो लैंड एरिया कैन बी इरिगेटेड, केवल लो लैंड एरिया ही इससे इरिगेट हो पाएंगे, क्योंकि जब तक कि वो लेवल राइज नहीं करेगा रिवर में तब तक इस कैनाल में पानी आएगा नहीं, और ये पूरा जितना भी पानी वहां से चलता है वो लो लेवल एरिया में ही आकर रुकता है। So these are the advantages about the inundant canals. Talk about the perennial canals. तो perennial canals are drawn from the perennial rivers. यानी कि द रिवर्स जो हिमालयन रीजन से आ रही है वो हमेशा पेरिनियल्स रहती है, क्योंकि जो आइसबर्ग्स होते हैं, जो आइस क्यूब्स होते हैं वो वहाँ पर क्या मेल्ट होते हैं। Therefore the water is available throughout the year in these kind of rivers, the perennial rivers.
तो ड्यू फ्रॉम दीज पेरिनियल रिवर्स, ये जो कैनल्स है वो उसी से लाइंड की जाती हैं, उसी से डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। दैट्स व्हाई दीज आर द पेरिनियल कैनल्स, क्योंकि इसमें वाटर अवेलेबल रहता है थ्रू आउट द ईयर। So the canals draw water from the perennial rivers or lakes useful throughout the year. सारे साल भर यहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी रहती है, इसीलिए सारे साल भर ये यूजफुल होती है। Then what are the advantages of perennial canals as water is available throughout the year? पूरे साल भर क्योंकि पानी इससे मिलता रहता है। The irrigated area are less dependent on rain, इसीलिए जो irrigated area है उनको रेनफॉल के ऊपर कम डिपेंडेंट रहते हैं, यानी कि यहाँ पर जो फसलें हैं जो क्रॉप से उगाई जा सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर इरिगेशन के लिए वाटर सप्लाई थ्रू आउट द ईयर होती रहती है। देन एज दीज कैनल सप्लाई वाटर इन समर्स, तो ये जो रिवर्स हैं, ये जो कैनल्स है, ये गर्मी यानी कि समर सीजन्स में भी वाटर को सप्लाई करती हैं। दैट्स जो क्रॉप्स समर सीजन में उगाई जानी चाहिए वो भी इजिली ग्रो की जा सकती हैं, दैट कैन बी ग्रोन इजिली। तो बट it has the disadvantages to the risk of over flooding, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर्स पानी मौजूद रहता है, तो रेनफॉल के टाइम में मानसून के सीजन में जो वाटर है एक्सेस हो जाता है, एक्सेस ऑफ वाटर इज देयर और द चांस ऑफ फ्लडिंग विल ओरिजिनेटेड, सो ओवर फ्लडिंग की इसमें रिस्क हो सकता है। साथ ही साथ में द प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर लॉगिंग ओके इन केस ऑफ अनलाइंड कैनाल्स। अब अगर एक रिवर है, सपोज देयर इज अ पेरेनियल रिवर, ये एक रिवर है, कौन सी पेरेनियल रिवर, तो जो नहर होती है, इसी को कैनल्स को हम नहर बोलते हैं हिंदी में, तो जो कैनल्स होती है इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, यानी लाइंड यानी तरीके से ये यहाँ से निकाल दी गई, ये कैनल्स, एक कैनल यहाँ से निकाल दी गई, एक कैनल यहाँ से निकाल दी गई, एक कैनल्स यहाँ से, इस तरीके से there are so many lined canals can be drawn from these perennial rivers. But in the case of excess of water or the monsoon season, the rainfall is much. That's why the excess of water will be there in these perennial rivers. If these canals are not lined, अगर ये canals lined नहीं होती है, distribute नहीं होती है इन several canals में, तो क्या होगा कि यहाँ पर water क्या होगा, आपका flood के चांस बढ़ जाएंगे, ठीक है। Then the second, the other one is a water logging in case of the unlined canals. तो अगर ये unlined canals होगी तो water logging भी हो सकती है, means कि suppose कि the tremendous volume of water is flowed from the perennial river, but there is only one canal drawn, तो उसमें से केवल एक ही कैनाल ड्रॉ की जा रही है, तो उस एक कैनाल से बहुत ही ज्यादा वाटर जाएगा और आगे जाकर एक जगह पर वाटर लॉगिंग जैसी समस्या भी हो सकती है। सारे के सारे जो कल्टीवेटेड लैंड्स है वो सबमर्ज्ड हो जाएंगे वाटर में, तो वाटर लॉगिंग पानी रुक सकता है। देन एरियाज, कहाँ पर ये आपकी पेरिनियल कैनाल्स होगी, पंजाब, यूपी, बिहार एंड वेस्ट बंगाल में पेरिनियल कैनाल्स का यूज किया जाता है, डग्ड की जाती है, कंस्ट्रक्ट की जाती है। लेट मी मूव टुवर्ड्स द टैंक इरिगेशन, द सिस्टम, द सेकंड सिस्टम ऑफ इरिगेशन। It is an artificial construction of earth and embankment or walls in the area of natural depressions to collect water. Source of water is rainfall. Look, ये एक आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्शन है। मैं बता देता हूँ आपको कि किस तरीके का ये टैंक होते हैं। बेसिकली ये टैंक होते हैं, ये नेचुरल डिप्रेशन, सपोज ये, तो ऐसी जगह, ऐसे लैंड आपको कहाँ मिलेंगे, डेक्कन प्लेटूज में। तो डेक्कन प्लेटूज जो रॉकीज हैं वहां पर आपको ऐसे नेचुरल डिप्रेशंस मिलेंगे। तो होता क्या है, इन नेचुरल डिप्रेशन, इसके नीचे क्या होती है, रॉक्स होती है, ठीक है, ये रॉक्स होती हैं। यहाँ पर सॉइल की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम है, तो बेसिकली जो अर्थ के बिलो क्या होगा, आपका रॉक्स होगा। तो जब वाटर यहाँ पर आया, वाटर आया और ये जो डिप्रेशन है ये नेचुरल डिप्रेशन है, इसके ऊपर हमने वॉल्स बना दी है, कंस्ट्रक्ट कर दी है सीमेंट से, ओके, सीमेंट और से वॉल्स बना दिए और सीमेंटेड कर दिया है। देन ये जो वाटर आएगा ये यहाँ पर गैदर इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, वाटर इकट्ठा हो जाएगा। अब क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर इज अ रॉक ओनली इनसाइड द अर्थ, द सरफेस अर्थ, तो ये जो वाटर होगा ये कम सीप करेगा, ये वाटर सीप नहीं करेगा ग्राउंड, अंडरग्राउंड, और ये वाटर हमेशा यहाँ पर अवेलेबल रहेगा और इस वाटर को हम ड्रॉ कर सकते हैं और कल्टीवेशन के लिए, इरिगेशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये कुछ ऐसा होता है। नाउ सोर्स ऑफ वाटर इज रेनफॉल, तो वाटर की रेनफॉल इसका सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है, यानी जब भी पानी होगा वो इन्हीं डिप्रेशंस में आके इकट्ठा हो जाएगा और जो फार्मर्स है, जो पीजेंट्स है, इनका यूज कर सकेंगे फॉर द इरिगेशन। ओनली द 12% ऑफ द टोटल इरिगेटेड लैंड इज डन बाय द टैंक्स, तो जितना भी इरिगेशन होता है पूरे भारत में, पूरे इंडिया में, उसमें से 12% इन
टैंक्स के थ्रू, आर्टिफिशियल टैंक्स के थ्रू इरिगेशन होता है। नाउ वन क्वेश्चन हैज बीन अराइज्ड इन द बोर्ड्स ऑफ योर बोर्ड्स एग्जामिनेशन दैट टैंक्स आर मोस्टली यूज्ड इन पेनिनसुलर इंडिया। ये जो टैंक्स है पेनिनसुलर इंडिया में क्यों यूज किए जाते हैं? पेनिनसुलर इंडिया में क्यों यूज किए जाते हैं? क्योंकि मोस्ट ऑफ द एरिया इज अनइवन। अधिकतर जो पेनिनसुलर रीजन में जैसे डेक्कन प्लेटू हो गया, उसके जो एरिया है अनइवन है, तो वहां पर आर्टिफिशियल या नेचुरल डिप्रेशन उनको मिल जाता है। उनको क्या मिल जाता है? नेचुरल डिप्रेशन मिल जाता है इस अर्थ के सरफेस पे, और वाटर वहां पे आके लॉक्ड हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। Then the second reason is the Deccan Plateau consists of underlying hard rock। और Deccan Plateau के निचली सतह पे क्या होता है? रॉक्स होती है जो कि वाटर को सीप नहीं करती, और वाटर अवेलेबल रहता है हमेशा यहाँ पर। Then the amount of rainfall in Peninsular India is good। और जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल हो रहा है पेनिनसुलर इंडिया में वो भी ठीक ठाक हो रहा है, यानी कि वाटर अवेलेबल होगा इन टैंक्स में, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम। So let me discuss about the advantages of tank irrigation। The advantages are it is very cheap to build। इसको बिल्ड करना बहुत ही सस्ता है, and easily built in peninsular India। और बहुत ही आसानी से पेनिनसुलर इंडिया में ये बिल्ड किया जा सकता है जहाँ पर कैनाल्स को बनाना, कंस्ट्रक्ट करना पॉसिबल नहीं है। इट इज द इम्पॉर्टेंट एडवांटेज कि कैनाल्स उन पेनिनसुलर रीजन में, क्योंकि जमीन जो अर्थ है बहुत ही हार्ड है, इसकी वजह से वहाँ पे कैनाल्स को इजीली कंस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता है, और इसीलिए ये बहुत ही अच्छा अल्टरनेट है टैंक का पेनिनसुलर इंडिया में। द थर्ड इज इन द एब्सेंस ऑफ पेरिनियल रिवर्स। पेरिनियल रिवर्स क्योंकि वहां पर नहीं है, पेनिनसुलर पार्ट है इंडिया का, तो टैंक्स प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ वाटर ड्यूरिंग द समर सीजन। तो समर सीजन्स में टैंक्स वाटर को अवेलेबल करने वाला एक इंपॉर्टेंट सोर्स है वहां पर। सो वाटर कैन बी यूज्ड इन डोमेस्टिक पर्पसेस एज वेल। एंड द फोर्थ इंपॉर्टेंट एडवांटेज इज वाटर को आप डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए भी यूज कर सकते हैं। नाउ मूव फॉर द डिसएडवांटेजेस। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज वेस्टेड थ्रू इवापोरेशन। अब इवापोरेशन से बहुत ही लार्ज अमाउंट में वाटर क्या होगा? इवापोरेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए रॉक है, और रॉक जो है बहुत जल्दी गर्म भी हो जाता है, और ऊपर से सन स्कॉचिंग सन भी है, जिसकी वजह से एक खुले प्लेस पे वाटर होना है, जिसकी वजह से इवापोरेशन इजीली हो जाता है, और मोस्ट ऑफ द वाटर क्या होता है? गेट इवापोरेटेड। देन टैंक्स ऑक्यूपाई लार्ज एरिया ऑफ लैंड। अब ये जो टैंक है बहुत बड़ा बड़ा एरिया लैंड का कवर करता है जहां पर एग्रीकल्चर किया जा सकता था। तो यानी कि दीज लैंड्स आर वेस्टेड, क्योंकि जो एग्रीकल्चर जहां पे किया जा सकता था वहां पे हमने क्या किया? इस टैंक को बिल्ड कर दिया। सो इट इज अ वेस्टेज ऑफ द एग्रीकल्चरल लैंड। इट ऑक्यूपाई द एग्रीकल्चरल लैंड। The areas where these tanks be constructed, Andhra Pradesh, Tamil Nadu and Karnataka. Look, these are the peninsular part or the peninsular regions where the tanks will be easily built. Now, let me move towards the well irrigation. It is the third method of irrigation, the well irrigation. Basically, there are the two types of wells. The first one is surface well and the second one is tube well. Let me discuss first the surface well, which is also known as the ordinary wells. इनको हम ordinary wells भी कहते हैं। Basically, it is a small hole. There are the small holes dug on the surface of the earth to obtain water from the subsoil. यानी कि आपको क्या करना है कि अर्थ को डग आउट करते हुए चले जाना है। Dugging down, whenever you get dugging down to the earth and you will reach the subsoil, there you will get the water. तो यहाँ पे जहाँ पर भी वाटर टेबल होगा, सिंपली हमको वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी हो जाएगी। तो ये होल्स हम क्या करते हैं? डग आउट करते चले जाते हैं, और जब वाटर मिल जाता है तो उसी को हम वेल बोलते हैं। Then wells are most accessible form of irrigation for farmers। तो फार्मर्स के लिए बहुत ही एक्सेसिबल और सबसे आसान तरीका है इरिगेट करने के लिए। पुराने समय से ही फार्मर्स इस वेल्स का यूज करते चले आ रहे हैं। आपने देखा होगा और पढ़ा भी होगा टीवी में कि बुलक से उसको खिंचवाया जाता था, ठीक है। Then very cheap to construct and easy to maintain। बहुत ही सस्ता है कंस्ट्रक्ट करना इसको, और उसके बाद मेंटेनेंस भी इसकी बहुत ही लो कॉस्ट है, आसानी से इजीली मेंटेन भी हो जाता है। सप्लाई वेल्स आर टू टाइप्स। अब ये सप्लाई वेल्स टू टाइप्स के होते हैं, एक लाइन्ड होता है और एक अनलाइन्ड। अनलाइन्ड मतलब पक्का, ठीक है, पक्का वेल, और उसके बाद अनलाइन, और अनलाइन्ड मींस आपका कच्चा, और लाइन मतलब पक्का। तो लाइन मतलब आपको रॉक्स क्या कहें आप, ब्रिक्स और सीमेंट को जोड़ के, यहाँ पे हम सीमेंटेड जो हमारा वेल होगा उसी को हम लाइन बोलेंगे, और जो अनसीमेंटेड होगा वो कच्चा होगा उसको हम अनलाइन कहेंगे। देन द सुटेबल कंडीशंस फॉर वेल इरिगेशन इज द वाटर टेबल मस्ट बी हाई। वाटर टेबल आपका ऊपर होना चाहिए, नहीं तो आप कितना वेल खोदेंगे, ठीक है, डग आउट करेंगे। एंड द लैंड शुड बी सॉफ्ट। और लैंड क्या होना चाहिए? सॉफ्ट होना चाहिए। ऑब्वियसली अगर आपका लैंड सॉफ्ट नहीं है, रॉकी है, देन आप खोद नहीं पाएंगे, आप उसको डग नहीं कर पाएंगे। Then what are the advantages? सबसे पहली बात, it is the cheapest and the simplest way or the method for irrigation.
एंड द सेकंड वन इज इट इज एन इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन का इंडिपेंडेंट सोर्स है, यानी यहाँ पर आपको बहुत लंबे समय तक के लिए इरिगेशन के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आपको जरूरत है, आपने सिंपली डग कर लिया और आपने इरिगेशन को का एक सोर्स आपने प्रोड्यूस कर लिया। तो ये इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन, यहाँ पे 10 लोग 20 लोग 25 लोग की जरूरत नहीं होती, यहाँ पे आप इंडिपेंडेंटली उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। डग इन एनी कन्वीनियंट प्लेस, आप किसी भी प्लेस पर इसको डग कर सकते हैं, बट कैनाल्स के केस में आप हर जगह पर कैनाल्स प्रोवाइड नहीं कर सकते, कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं। कैनाल्स एक मेजर प्रोजेक्ट है, बट ये वेल एक मेजर प्रोजेक्ट नहीं है। अपने कन्वीनियंस, अपनी सुविधा के अनुसार आप कहीं भी इसको खुदवा सकते हैं। देन द डिसएडवांटेज इज नॉट डीप इनफ एज दे मे ड्राई इन समर, बहुत ज्यादा गहरा नहीं होता है, बेसिकली बहुत ज्यादा गहरा नहीं होता, इसलिए समर सीजन में अमूमन ये ड्राई हो जाता है। स्मॉल पोर्शन ऑफ लैंड कैन बी इरिगेटेड, अब आप कितना वाटर को आउट करेंगे, आप कितना वाटर इस वेल्स से प्रोड्यूस करेंगे, कितना निकालेंगे आप वाटर फॉर द इरिगेशन और सप्लाई ऑफ वाटर इन योर फील्ड। तो इट इज इसलिए थोड़ी सी इधर लिमिटेशंस हो जाती है कि इसमें स्मॉल पोर्शन ऑफ लैंड को ही आप इरिगेट कर सकते हैं। देन द थर्ड इज समटाइम्स वाटर में बी ब्रैकिश, और कभी कभार क्या होता है, पता चला आपने पूरा वेल डग आउट कर लिया और जो वाटर मिला वो उसकी क्वालिटी कैसी हुई, ब्रैकिश हुई, सॉल्टी हो गई। दैट कैन बी नॉट सुटेबल फॉर द डोमेस्टिक एज वेल एज द एग्रीकल्चरल पर्पसेस, तो हमारा लॉस में चला जाएगा। इट इज द मेजर डिसएडवांटेज। Then the areas where these wells, the surface will be used, the UP, Bihar, Punjab, Haryana and MP, these are the regions in India where the well irrigation is popular. Now let me discuss about the tube wells. Now tube wells is a bore well. Tube well क्या है? एक bore well, ठीक है, which is dug deep in the ground, जिसको बहुत ही गहराई तक खोदा जाता है, dug out किया जाता है, with the help of किससे, किसकी मदद से, ड्रिलिंग मशीन्स की मदद से, टू ऑब्टेन वाटर, वाटर को ऑब्टेन करने के लिए फ्रॉम द ग्राउंड वाटर, ठीक है। ग्राउंड वाटर से हम वाटर को डग आउट करते हैं, ठीक है। कैसे? बाय द मींस ऑफ बाय यूजिंग ड्रिलिंग मशीन का यूज करते हैं, ठीक है, और उसी को हम जनरली बोरवेल कहते हैं। ओके, देन इसको पंप्ड आउट किया जाता है बाय मैन्युअली और विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की सहायता से, या तो फिर मैन्युअली हम इसको पानी को पंप्ड आउट कर सकते हैं फ्रॉम द ग्राउंड वाटर यूजिंग दैट बोरवेल। तो बोरवेल सिंपली आपने सुना होगा समरसेबल पंप्स, आपके घर में भी लगा होगा, आजकल लग ही रहा है, और गांव में भी आपने देखा होगा, जब आप विलेज जाते होंगे तो उसको हम ट्यूबवेल्स कहते हैं या बोरवेल्स कहते हैं। तो इसमें लार्जर एरिया आप क्या कर सकते हैं, इरिगेट कर सकते हैं, वो भी कम समय में। सो व्हाट आर द रिक्वायर्ड कंडीशंस फॉर द ट्यूबवेल? द वाटर टेबल शुड बी हाई, वाटर टेबल हाई होना चाहिए, और पेरिनियल होना चाहिए, यानी वाटर का सोर्स पेरिनियल होना चाहिए, यानी ऐसी जगहों पर ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है जहां पर पेरिनियल रिवर्स या पेरिनियल सोर्स हो। जैसे अगर आप यूपी हरियाणा की बात करेंगे, पंजाब की बात करेंगे, तो यहाँ पे नदियां जो होती है पेरिनियल होती है, तो वहाँ पे वाटर टेबल जनरली हाई होता है, विच इज एप्लीकेबल फॉर द ट्यूबवेल। देन इट इज चीप एंड it is required the cheap and uninterrupted supply of electricity, uninterrupted supply of electricity की availability होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा इलेक्ट्रिसिटी महंगी होती चली जा रही है, और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते हैं। तो इट इज अ ड्रॉबैक एज वेल, बट इट इज अ रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर द ट्यूबवेल। The ground should be soft, ground soft होना चाहिए, such that your drilling machines can be applicable. Drilling machines तभी चलेंगी जब ground आपका soft होगा। And the area must be received adequate rainfall, और एरिया में, जिस एरिया की हम बात कर रहे हैं जहाँ पर हम ट्यूबवेल इस्टेब्लिश करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, वहाँ पर एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल होती रहनी चाहिए, ताकि जो वाटर टेबल है डिजायर्ड तरीके से बना रहे और हमें वाटर अवेलेबल रहे। अगर थोड़ी सी मैं बात करता हूँ द डिफरेंस बिटवीन द ट्यूबवेल एंड द सरफेस वेल। नाउ आई एम गोइंग टू, इट इज द सरफेस ऑफ अर्थ। नाउ ट्यूब, अगर हम क्या कर रहे हैं, डग कर रहे हैं सरफेस वेल, तो कुछ इस तरीके से होगा, और वाटर कहाँ पे, वाटर का लेवल यहाँ पर है। ओके, वाटर का लेवल आपको यहाँ पर मिल रहा है, क्लियर है। ये आपका सरफेस है ऑफ अर्थ, और ये वाटर टेबल है जहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर अर्थ को डग किया और वाटर टेबल यहाँ मिल गया, देन अवेलेबिलिटी यहाँ पर वाटर की हो गई फॉर द सरफेस वेल। बट इफ यू टॉक अबाउट द ट्यूबवेल, तो ट्यूबवेल क्या होता है, जनरली एक पाइप लाइक सिस्टम होता है, ये और ज्यादा गहरा जाता है, ठीक है, और ज्यादा गहरा जाता है, इसको डग आउट किया जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जब गर्मी आती है तो वाटर टेबल डिक्रीज होता है, ठीक है, डिक्रीज होता है। तो ये जो पानी है जो अभी तक इसके लिए अवेलेबल था, इसके लिए अवेलेबल अब नहीं रहेगा, क्योंकि वाटर टेबल डिप्लीटेड, डिक्रीज हो गया। बट
In that case the tube well is successful. क्यों? क्योंकि it goes deep inside the ground to get the availability of water from the groundwater. It is more applicable at that time, such that it pump out the large amount of water from it. So it is the advantage of tube well over surface well. Now what are the advantage? Very useful during ड्रॉप सीजन. जब सरफेस वेल सूख जाते हैं गर्मी के समय में, तब आपके ट्यूबवेल्स बहुत ही ज्यादा काम आएंगे. अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड कैन बी इरिगेटेड, क्योंकि ये कम समय में बहुत ज्यादा वाटर पंप आउट करता है, इसलिए लार्ज एरिया कैन बी इरिगेटेड फ्रॉम दिस बाय दीज मींस. नाउ द डिसएडवांटेजेस, द ट्यूबवेल्स आर एक्सपेंसिव. पहली बात तो भाई महंगे हैं, नो डाउट, क्योंकि इसको एस्टेब्लिश करना ही खर्चे वाला काम है. एंड मनी हैज टू बी स्पेंट, साथ ही साथ में एक्सपेंसिव है इसको कंस्ट्रक्ट करना, डग आउट करना. And for the electricity you have to spend the money. Tube wells cannot be used in area of brackish water, ground water. जहाँ पर ground water brackish है वहाँ पर ये successful नहीं है, क्योंकि इस water का brackish water का ना तो domestic use है, ना ही it is fit for the water fit for the agricultural practices. Now as tube wells draw large quantity of water that depletes the water table. साथ ही साथ में large quantity of water को ये एक ही बार में क्या कर ले रहा है, पंप आउट कर दे रहा है, जिसकी वजह से वाटर टेबल का डिप्लीशन भी बहुत रैपिडली होता है. द एरियाज अंडर विच इट इज यूज्ड, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार एंड बंगाल. So dear student, it's all about today's session. We have read as much in this session the water resources. We have discussed the primitive methods of irrigation in it. In our next upcoming video or a lecture, we will be discussing about the methods which are using today, the modern methods of irrigation and the rainwater harvesting. Till then, take care and bye bye.